हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि अभी तक आपने सुना है, जब भी हम लॉज के बारे में बात करते हैं तो हमें ध्यान आता है न्यूटन। पृथ्वी के अंदर के जितने भी लॉज हैं कि किस पे काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, तो हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स के लॉ, राइट। क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं प्लैनेट के लॉज पे कौन काम करता है, या प्लैनेट के लॉज जब भी बात आती है तो हमें किसका नाम सामने आता है? तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सेशन आपका रोज सुबह 11 बजे होता है, जहाँ पे मैं साइंस का 10 मिनट का एक शो लेके आती हूँ। हम इंपॉर्टेंट साइंस के वो टॉपिक करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो इसी पर बेस्ड है कि प्लैनेट से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो कौन कौन से हैं और अभी तक हमने उनमें कौन कौन सी गलतियां करी हैं, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्लैनेट के जो लॉज हैं वो असल में हमारे किनके द्वारा दिए गए हैं? वो आपके केपलर के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है केपलर का ग्रही गति का नियम, ठीक है। यानी जो ग्रह हैं वो किस तरीके से गति करते हैं उसका नियम इन्हें माना गया है। अब जब केपलर की बात आती है बच्चे, तुम पता होना चाहिए कि इन्होंने कितने नियम दिए थे। इन्होंने दिए थे प्रॉपर आपके 3 नियम, ठीक है। और तीनों नियम में कुछ ऐसी बात बताई जो आज तक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और वो काफी सटीक है, काफी नहीं मतलब पूरी तरीके से वो सटीक है, ठीक है। तो आइए उन नियमों के बारे में बात करते हैं। अगर सबसे पहला नियम इनका देखा जाए, फर्स्ट लॉ इनका देखा जाए, केपलर फर्स्ट लॉ, तो इसे पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब तक हम लोग क्या समझते थे कि अर्थ या कोई भी प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है एक सर्कुलर पाथ में, बट केपलर ने बोला ऐसा नहीं है। अगर ये सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रही होती तो सीजन कैसे बदलता, सर्दी गर्मी कैसे आती? क्योंकि फिर अगर सर्कुलर में तो क्या है, अर्थ के ऊपर बिल्कुल सेम तरीके से चारों तरफ से रोशनी आनी थी, वही हीट मेंटेन रहता, उन्हीं एरियाओं में हीट आती, बट नहीं। उन्होंने ये बोला कि ये आपके सर्कुलर पाथ में नहीं मूव करते हैं, ये असल में एक इलेप्टिकल पाथ, ये जो आपको पाथ दिख रहा है ये क्या है बेटा? एक इलेप्टिकल पाथ है। इलेप्टिकल पाथ में मूव करते हैं और इसमें 2 फोकस होते हैं, ठीक है। सेंटर के बाद 2 फोकस इसमें पाए जाते हैं। एक फोकस पे सन है और दूसरे फोकस पे कुछ भी नहीं है। तो अर्थ जो है वो इस इलेप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है। जब वो सन के पास वाले फोकस पे होती है तो गर्मियों का सीजन होता है, जब दूर होती है तो आपके सर्दियों का सीजन आता है। ये चीज किसने बताई थी? केपलर के पहले नियम ने बताई थी। अब सेकंड लॉ पे जाने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। जब आप अर्थ को देख रहे हो, ठीक है, देखो अभी ये क्या है, इसकी मूवमेंट स्लो है और जैसे सन के पास आती है बहुत फास्ट होती है, देन स्लो है, फिर फास्ट हो जाती है। यानी कि ये जब सन के साइड वाली आपकी फोकस पे होती है, इसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है। अब सेकंड लॉ पे आते हैं कि केपलर का दूसरा नियम क्या बोलता है हमसे। तो दूसरे नियम की बात करते हैं बच्चे, इसे जाना जाता है लॉ ऑफ इक्वल एरियाज के नाम से, ठीक है। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, इतना सब अगर हमें स्किप करना है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो केपलर ने ये बोला था, जब हम इक्वल टाइम इंटरवल पे टाइम इंटरवल देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि अर्थ ने इक्वल एरिया स्वेप्ट किया है सन के कंपैरिजन में, ठीक है। यानी जैसे आपको यहाँ पे 2 चीजें दिख रही हैं, एक सन यहाँ पर है, एक ये वाला एरिया दिख रहा है जो पास में है, और दूसरा यहाँ पर। टाइम इंटरवल सेम ले रखा है दोनों साइड पे, ठीक है, क्योंकि स्पीड जो है वो इस तरफ आपकी ज्यादा होती है और उस तरफ कम होती है, तो टाइम इंटरवल के बेसिस पे चल रहा है। अब यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं तो सन से अर्थ की दूरी बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पे जितना कवर किया हुआ डिस्टेंस है वो बहुत कम है। सेम यहाँ पर जब देखते हैं तो डिस्टेंस जो है वो इसके मुकाबले में आपका क्या है बच्चे? कम है, और जो आपका डिस्टेंस दूरी है वो कम है, डिस्टेंस वो बहुत ज्यादा है। जब इन दोनों का एरिया निकाला तो देखा एरिया बिल्कुल सेम आया है। यानी जो स्पीड है वो सन के जब पास होती है और सन से जब दूर होती है, किसी भी एंगल पे निकालिए, हमेशा एरिया सेम ही आएगा। तो ये है हमारे केपलर का तीसरा नियम। आई होप ये आपको अच्छे समझ आया होगा। आगे चलते हैं केपलर के तीसरे नियम पर। तीसरा नियम ये रहा। अब तीसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लॉ ऑफ हार्मोनीज के नाम से भी जाना जाता है। एक सिंपल से तरीके से अगर मैं आपको ये समझाना चाहूं तो मैं ये बताऊंगी कि केपलर जो है उन्होंने ये बोला था, सन से जो प्लैनेट जितना दूर है उसको अपना ऑर्बिट पूरा करने में उतना ही टाइम लगता है, और ये है भी
जब भी हम प्लैनेट को सीक्वेंस वाइज देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि इनको कंप्लीट करने में, अपना जो ऑर्बिट है उसको कंप्लीट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, आपका सन और प्लैनेट के बीच की दूरी जो है वो उसके टाइम के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा इनको टाइम लगेगा। ये क्या है, ये केपलर का तीसरा नियम है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल अगर बात करें कैसे, तो यहाँ पे आते हैं बच्चे, जैसे आपको ये सारे प्लैनेट्स दिख रहे हैं सन के पास। सन के सबसे पहले पास क्या होता है, मरकरी होता है। मरकरी को अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 88 डेज का टाइम लगता है। 88 डेज का टाइम लगता है, राइट। यानी कि इसका डिस्टेंस सबसे करीब है तो सबसे कम वक्त इसे लगा है। वहीं जब हम लोग बात करते हैं वेनस की, तो इसे कितना लगता है, लगभग 224 डेज के आसपास इसे टाइम लगता है। वहीं अर्थ की बात करें तो हमें पता है अर्थ को 365 डेज सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, पहले मरकरी, वेनस, फिर अर्थ, उसके बाद आपका कौन सा आ जाता है। आगे चलते हैं, मार्स की बात करते हैं तो मार्स को कितना लगता है बच्चा, आपका 687 डेज लगते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें बाकी दूर के प्लैनेट की, जैसे नेपच्यून हो गया, आपका नेपट्यून सबसे लास्ट आ जाता है, तो इसको कितना लगता है, 1648 ईयर्स का टाइम लगता है। टाइम देखो, मतलब इसे सालों का टाइम लग रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं यूरेनस की, इन्हें 84 ईयर्स का टाइम लगता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनका ऑर्बिट को कंप्लीट करने का टाइम भी बढ़ता जाता है। तो हम लोगों ने 3 नियम देखे। पहला नियम बताता है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर पाथ में नहीं, एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, और जब भी ये सन के पास होते हैं तो वहां से मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और सन से दूर होते हैं तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है। और इसी स्पीड के बेसिस पे जब हम लोगों ने टाइम इंटरवल निकाला, एक प्रॉपर टाइम इंटरवल पे इनका डिस्टेंस कवर्ड एरिया निकाला, तो हम लोगों ने क्या देखा, प्रॉपर एरिया हमेशा सेम आया है, सेम टाइम इंटरवल्स पे। और थर्ड लॉ में केपलर ने क्या बताया कि जितनी ज्यादा दूरी प्लैनेट की होती है उसको उतना ही टाइम लगता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। तो ये थे आपके केपलर के 3 इंपॉर्टेंट लॉज। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि टारगेट बैचेस जो हैं आपके लाइव जो हैं स्टूडियो से, लक्ष्य आरआरबी ग्रुप डी जो कि 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस पहले 2000 थी वो मात्र अब 600 कर दी गई है। वहीं आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस 3.0 जिसकी आपकी फीस 4000 थी उसे घटा के 700 कर दिया गया है। ये 6 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए है। अगर रेलवे एग्जामिनेशंस के लिए टारगेट कर रहे हो तो एक बार जाके एप्लीकेशंस पे इन बैचेस को चेक करो, देखो, समझ आता है तो अच्छी बात है, और इनको अवेल कर लीजिए क्योंकि इससे सस्ते बैचेस तो मिल नहीं सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।